अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक़ गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। और उनके साथ ही साथ मौजूद हैं मियाँ महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर हैं हाउसिंग के। आप दोनों से भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, सबसे पहले आज के दिन की जो डेवलपमेंट हैं, वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने गुफ्तगू की मिनी बजट को लेके और कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ख़तरे की घंटी बजना अब रुक चुकी है, मईशत को ICU से वार्ड में लेकर आए हैं। आप समझते हैं कि इलाज क्या किया है उन्होंने, कुछ इससे मुतालिक भी बताया? ज़ुबैर साहब से पूछते हैं। ठीक है, ज़ुबैर साहब से। ज़ुबैर साहब, ये आपके बरदर खुर्द ने जो मिनी बजट पेश किया है वो तो कहते हैं कि हम बहरान से निकल आए हैं और सब अच्छा है, और अब ICU से भी हम निकल आए हैं और हमने मईशत को मुस्तकम कर दिया है। आपकी जो अपोजिशन है वो कोई मुख्तलिफ राग अलाप रही है। और ज़ुबैर साहब, ये आपके भाई साहब ने ये भी फरमाया कि ये सारा तूफ़ान जो है, ये जिस तरह हम बैठे हुए हैं, ये सारा मीडिया पे टॉक शोज़ ने शोर मचाया हुआ है। ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। एक तो निज़ामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने का। एक तो ICU में तो PTI ने खुद पहुंचाया था मईशत को, हमने तो जहां छोड़ा था। और PMLN की ज़ुबानी आप छोड़ दें, आप जो पहला जो 6 मंथ्स थे 2018 के, उसमें एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इज सेट फॉर बीइंग one of the fastest growing economies, one of the 5 fastest growing economies in the world in the next 5 years. जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जो दुनिया सब उस पर एग्री करती हैं कि वो डिफ़ाइन करती हैं इकोनॉमीज़ को सबसे अच्छे तरीके से, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है और एक मूडीज़ है। आप उनकी रेटिंग देख लें, आप IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें फरवरी 2018 की, जिसमें पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। अब मसला ये है कि जहां हम छोड़ के गए थे उसमें कोई 8-9 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, सब इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें से 90% बड़े ज़बरदस्त थे, चाहे वो ग्रोथ रेट, जो कल का जो बजट है उसमें रियलाइज़ ये 6 महीने के बाद वो किया, एक्सेप्ट किया है कि जी ग्रोथ सफ़र कर रहा है। और ग्रोथ इज़ जस्ट लाइक नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए अगर 5.8% पर है तो उसमें क्या ख़राबी है? अगर उसके कंपोनेंट्स जो हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, सर्विसेज ग्रोथ ज़बरदस्त चल रही है, तो क्या ख़राब था? इसी तरह से जो मैं कहता हूँ उसको बेसिक इन्फ्लेशन कंटेंट थी, 5% से कम थी तकरीबन 5 साल पे बराबर। डिस्काउंट रेट जो कि एक डिफ़ाइन करता है एक पैरामीटर कि जी आपके ओवरऑल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को, वो 40 साल की लोएस्ट उस पर था। 2 खजाने के डब्बे होते हैं, एक रुपए का और एक डॉलर का। रुपए का हमने जहाँ छोड़ा था वो भरा था, ओवरफ्लो कर रहा था, और वो नंबर्स कभी भी इनसे पूछ ले कि वो कितना खजाना था। पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन हुआ था। डॉलर का था वो मसला था, बिल्कुल उसमें कमी थी और उसको एड्रेस। ज़ुबैर साहब, डॉलर को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि मसनूई तरीके से रुपए की कदर को एक जगह मुस्तहकम रखा गया। और आप जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं उस पर भी मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी, अभी भी कहती है कि मसनूई तरीके से ये सारा सिलसिला जारी रखा गया। महमूद रशीद साहब से भी बात कर रहे थे। महमूद रशीद साहब, असद उमर साहब ने जो फरमाया कि गैर यकीनी सिर्फ टॉक शोज़ में है, ये बता दें क्या इस वक्त इंडस्ट्री को गैस मिल रही है? पाकिस्तान में बिजली के ड्रॉप डाउन नहीं हो रहे, पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम में कोई फ्लॉज नहीं हैं, तो ये गैर यकीनी अगर टॉक शोज़ में है तो ये सारी जो हकीकतें हैं इनसे फिर क्या हुकूमत को इनका इल्म नहीं है? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ जी कि जो असद उमर ने कहा वो बात बड़ी हद तक दुरुस्त है। पहली बात तो यह कि जब हमने हुकूमत संभाली, ज़ुबैर अभी कह रहे थे मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, ये हमारे मुआशियात होंगे, लेकिन एक सियासी कारकुन होने के नाते जो चीज़ें हम पिछले कई सालों से देखते चले आ रहे हैं कि ICU में तो पहुँचाने वाले बहरहाल यही लोग हैं।
वो दोनों बड़ी पार्टियां हैं और ये 2-3-4 साल की बात नहीं है, पै दर पै तसलसल के साथ जो पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई, जिसके नतीजे में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप बिग पिक्चर में देखें, पिछले चंद महीनों के अंदर जितनी ज़बूहाली थी हमारी मईशत की और जिन क्राइसिस का हमें सामना था, उससे बड़ी कामयाबी के साथ हम निकल आए। सऊदी अरब एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर 30 बिलियन रुपीज़ की यहाँ सरमाया कारी करने पर आमादा है। और जो क्राउन प्रिंस हैं सलमान, वो जल्द पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। यूएई से, कतर से हमें खातर खा कामयाबी मिली है और वहाँ उन्होंने हमें रेस्क्यू किया है। इसी तरह चाइना से। तो लोकल मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर बातें चल रही हैं, ये आगाज़ में जो ह्यू एंड क्राई था, एकदम से सब हमारे ऊपर हमलावर हुए। मैं ये समझता हूँ कि अब उस सिचुएशन से हम काफ़ी हद तक निकल आए हैं। और कल जो कुछ ये हमने कहा, इसे ये मिनी बजट कहते हैं, हम इसे मुआशी इस्लाहात का पैकेज कहते हैं, उसमें भी आम आदमी के लिए बहुत चीज़ें हैं और बहसीयत मजमूई लोगों ने वेलकम किया है इसको। विद होल्डिंग टैक्स का ख़ात्मा है, शादी हालों पे जो 20,000 टैक्स था उसे कम करके 5,000 कर दिया गया है। इसी तरह कर्ज़ हसना के लिए जो है वो स्कीम रखी गई है 5 अरब रुपया। और फिर बैंक जो है लो कॉस्ट हाउसिंग पे 39% जो उनका टैक्स था उसे कम करके 20% किया गया। ये और कई इस तरह के इक़दाम हैं, मैं ये समझता हूँ जिसे मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ताजर तबका है उसने भी, जनरल जो रियल एस्टेट के लोग हैं, जो ये गाड़ियों का कारोबार करते हैं, शादी हालों वाले, सब ने इसे वेलकम किया है। और मेरा ख्याल है कि ये जो पिछले चंद माह में एक बेयकीनी की कैफियत थी या एक जमूद की कैफियत थी, उस जमूद और बेयकीनी की कैफियत से हम निकलने में कामयाब हो गए। और इंशाल्लाह आइंदा जून तक आप देखेंगे कि मैदान के अंदर, फील्ड के अंदर ये जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उसमें तेज़ी आएगी। इसी तरह स्टॉक जो एक्सचेंज है उसके ऊपर भी टैक्स की जो इन्होंने उस पर ख़ात्मा किया है उससे भी बेहतरी आएगी। तो होपफुली जून तक हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ज़ुबैर साहब, ये असद उमर साहब ने यह कहा कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से निकल आए हैं और आगे ग्रोथ भी है और कोई टैक्स भी वो कहते हैं कि हमने नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने एक उर्दू अखबार को ब्लेम किया कि पता नहीं 12 अरब का फिगर कहाँ से लेके आया। तो ये बिल्कुल डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, जिस तरह अभी महमूद रशीद साहब भी कह रहे थे। तो ये आप बताएं कि आया हम क्राइसिस से निकल आए या हम मजीद दसते जा रहे हैं क्राइसिस? नहीं जी, क्राइसिस में तो अभी तो बहुत बुरे क्राइसिस में फंस गए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ और महमूद रशीद साहब समझदार हैं, वो भी समझ जाएंगे। देखिए, बड़ा सिंपल सा होता है, जब आप जो भी बजट होता है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है कि टैक्स कलेक्शन और दूसरा होता है आपके अखराजात। और टिपिकली पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन होता है वो कम होता है, अखराजात ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट की जो कमी होती है अखराजात और उसमें रेवेन्यू कलेक्शन में, वो फिर आप बोरो करते हैं पैसा। ठीक, अब कल का अगर हम महमूद रशीद साहब की और असद उमर की बात ले लें, और जो कि सही है कि कोई भी टैक्सेस तकरीबन नहीं लगाए गए और इंसेंटिव्स दिए गए हैं। सो दिसंबर 2018 तक का जो पहले 6 महीने थे उसमें 175 बिलियन रुपीस का टैक्स का शॉर्टफॉल था, जो हुकूमत की अपनी फिगर है 175 बिलियन रुपए। उसके साथ साथ निज़ामी साहब जो जब से इन्होंने सितंबर में बजट दिया था उसके बाद से जो हमारा सबसे बड़ा आइटम होता है डेट सर्विसिंग, उसमें एक इजाफा हुआ है 700 से 800 बिलियन रुपए का। वो हुआ है डिवैल्यूएशन से और जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट बढ़ाने की वजह से 700 से 800 बिलियन रुपए डेट सर्विसिंग आपकी बढ़ गई है। तो 800 बिलियन वो 175 बिलियन का ऑलरेडी शॉर्टफॉल था, 975 बिलियन, 1000 बिलियन ये हो गया। अब मैं और कल के इंसेंटिव्स जो दिए वो अलग हैं। तो ये जो गैप है, ये गैप या तो आप आइंदा चंद दिनों में और हफ्तों में और टैक्स लगाएंगे, या अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी कर्जे आप लेंगे। दोनों सूरतों में तबाही है।
और वो इतना इन्फ्लेशनरी होगा क्योंकि जाहिर सी बात है कौम को पे तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो जब ये कहते हैं, और मैं हमाद अजहर से मैंने तकरीबन 50 दफ़ा, मैं अभी टीवी पर लाइव बता रहा हूँ, मैंने 50 दफ़ा ये पूछा कि आप ये गैप 1000 बिलियन का कहाँ से पूरा करेंगे, या तो आप टैक्सेस लगाएंगे। सो आपने एक, अच्छा कल अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुने तो उन्होंने दो चीज़ों का जिक्र ही नहीं किया जो बजट की बुनियाद होते हैं, ना टैक्स की बात की है, टैक्स कलेक्शन की, ना अखराजात की बात की है। तो टैक्स कलेक्शन, अगर आप टैक्स कलेक्शन आपका कम होगा तो आप रियलिस्टिक फिगर दे देना कि अब आप कितने आप कलेक्ट करेंगे। और आप खुद कल तकरीर में उन्होंने कहा हमारे 3 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमी के। एक, फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करना है, तो फिस्कल डेफिसिट तो इसे 1000 बिलियन बढ़ गया है, तो वो 1000 बिलियन आप ये भी तो बताइए कि उसको पूरा कहां से करेंगे, क्या एडिशनल टैक्सेस लगाएंगे या आप क्या करेंगे। तरजीहात हर हुकूमत की अपनी अपनी होती है। मैं और महमूद रशीद साहब बहस करते रहेंगे, ये कहेंगे जी बड़ी ख़राब छोड़ा था, मैं कहूँगा जी अच्छा छोड़ा था, लेकिन हम PMLN की हुकूमत को छोड़ दें, हम अभी की बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो उन्होंने शायद पता नहीं असद उमर ने जिक्र, आपने कहा कि गैस का और इसका, गैस आज फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। आज फैसलाबाद में इंडस्ट्री इंडेफिनेट पीरियड के लिए बंद है, इसलिए बंद है कि गैस की सप्लाई नहीं है। और गैस की सप्लाई क्यों नहीं है, आपको पता है 1 डेढ़ 2 महीने से ये क्राइसिस चल रहा है, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स को फारिग किया था। और वो गलत किया था क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर का सारा कसूर था कि वो उन्होंने LNG की इंपोर्ट को डिले किया, बर वक्त नहीं मंगाया उसको। तो पहले तो अपने तरीके कार अपनी कॉम्पिटेंस तो ठीक करें, अपनी ना एहलियत तो ठीक करें, अपना घर को ठीक करें। महमूद रशीद साहब, आज ऑपोजिशन ने मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में तशवीश का इज़हार किया और कहा कि उनकी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, उनको प्रॉपर चेकअप नहीं किया जा रहा। और जो डॉक्टरों ने, एक तो ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टरों ने के मुश्तरका बोर्ड ने रिपोर्ट दी, उन्होंने वाकई कहा है कि इनके हार्ट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है इस किस्म का, जो बड़ा ही संगीन नौयत का है। उनके बाजू में भी दर्द है, उनको शुगर की भी शिकायत है, उनको गाउट की भी शिकायत है, गोया कि उन्होंने हर बीमारी निकाल दी है। तो ये भी रेकमेंड किया है कि मियां नवाज शरीफ को बेहतर यह है कि अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। तो आपके ख्याल से कि ये इंसानी बुनियादों पर तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि अगर वो अलील हैं तो उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, कई मुजरमों को किया जाता है। तो इस बारे में मियां नवाज शरीफ का तो खुसूसी तौर पर ख्याल होना चाहिए था। निज़ामी साहब, मैं ये समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है, और ना हुकूमत इस तरह की कोई पर्सनल कोई रिवेंज लेने जा रही है, या इस तरह का कोई उन्हें है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को कोई इस तरह की अजियत पहुँचाएँ। खुदा न खास्ता, बिल्कुल भी हमारी कोई ज़ाती ना लड़ाई है ना दुश्मनी है। और वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 3 दफ़ा पाकिस्तान के, भले अब वो जो भी है उन्हें जेल हुई है या वो सज़ा हुई है, उसके अंदर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ के वो एंटाइटलमेंट है उनकी, वो ज़रूर उन्हें मिलनी चाहिए। और अगर डॉक्टर्स ने उन्हें रिकमेंड किया है कि इन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, और डॉक्टर्स का बोर्ड बना हुआ है, वो इस तरह की सिफारिशात करता है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत कभी बुखल से काम नहीं लेगी। और उनकी सेहत के बारे में बहरहाल एक कौमी रहनुमा और लीडर वो रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी रहे हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनकी सेहत के बारे में अगर फ़िक्रमंद हैं, उनके अहल खाना और डॉक्टर्स भी फिक्रमंद हैं। महमूद रशीद साहब, उनकी जो हार्ट सर्जरी हुई थी उस वक्त वो बरतानिया से हुई थी, और अगर उनको अपना जो उनका पर्सनल कंसल्टेंट है उसके पास जाना पड़े और बरतानिया इलाज के लिए उन्हें जाना पड़े, तो क्या हुकूमत इसकी भी इजाज़त दे सकती है? देखिए, ये मेरी लेवल से ऊपर की सारी बात है, लेकिन मैंने अपना जो है ना वो बता दिया। पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन यहाँ पर हर तरह के जो है ना सर्जन्स भी मौजूद हैं, और जो हार्ट स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं, तमाम लोग बड़े से बड़ा वो यहाँ पर ऑपरेशन भी वो करने वाले मौजूद हैं। तो ये जो ऑप्शन आप कह रहे हैं कि उन्हें बाहर भेज दिया जाए अपने सर्जन के पास, इस बारे में तो मरकज़ी हुकूमत ही कोई फ़ैसला कर सकती है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रूटीन की आपने यहाँ बताई कि नवाज शरीफ ने तो ये नहीं कहा कि उनको बाहर भेजा जाए। हाँ, तो ये एक ऐसे मफरूजों के ऊपर हम इस तरह की बात न करें। जी जी, हाँ, ऑफ कोर्स उन्हें मिलनी चाहिए फैसिलिटीज, इसमें कोई हुकूमत की तरफ से इस तरह की नेगेटिव कोई बात नहीं है। महमूद रशीद साहब, आज जब लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने शेर पढ़ा कि उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये शेर मियाँ साहब ने आज पढ़ा है कोट लखपत जेल में। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ साने साहिवाल पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुताल्लिक कुछ बात कर रहे थे। निज़ामी साहब, जो इस वक्त तर्जुमान हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के, शहबाज गिल साहब, उन्होंने कहा है कि ये मरियम नवाज़ मन गढ़ंत खबरें फैलाती हैं और शरीफ फैमिली को हर वक्त इजाज़त है कि वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर सकते हैं। जी ज़ुबैर साहब, ये दोनों बातों का जवाब दें आप। एक तो ये कि जब हुकूमत तैयार है, जैसे कि महमूद रशीद साहब ने कहा कि हर किस्म की फैसिलिटी देने के लिए, इलाज के लिए, तो और मिलने के लिए भी आज मैंने कहीं देखा है कि जो भी मिलने के लिए आए बग़ैर लिस्ट के उनको मिलवा दिया जाता है मियाँ नवाज शरीफ से। उनकी फैमिली के अलावा अक्सर सियासी कारकुन भी उनसे मिलते रहते हैं, तो फिर शिकायत किस बात की है? एक तो हर वक्त तो नहीं मिलने की इजाज़त होती, सिर्फ जुमेरात के दिन मिलने की इजाज़त, जुमेरात के दिन मिलने की इजाज़त होती है। और वो भी मैं ये बताऊं कि जिस तरह पिंडी में जो अडियाला जेल था, क्योंकि मैं वहाँ भी जाता रहा हूँ और यहाँ भी जाता रहा हूँ, वो उसमें जो इंतज़ामात थे और जो प्रोसीजर था फॉलो जो करना पड़ता था आपको अपना नाम लिखवाने के लिए, वो बड़ा आसान था और बड़ा कोऑपरेशन थी। पीटीआई की हुकूमत थी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमत चेंज होने के बाद की बात है। ये जो है इसमें काफ़ी सख्ती है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है हर एक को अपना नाम डलवाना और इंतज़ार करना और जितने चेक पॉइंट्स होते हैं सो ऑन। इनफैक्ट वो मैं जिक्र कर रहा था मियाँ नवाज शरीफ से लास्ट जुमेरात को कि जी यहाँ बड़ी मुश्किलात हैं, तो जो पुलिस अफसर बैठे थे उन्होंने कहा कि सर इसलिए हम सख्ती करते हैं चूँकि आप 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा भाई वो तो मैं पहले भी रह चुका था जब वहाँ पिंडी में होता था जेल में, तो ये सख्ती, ये बेनिफिट मिलना चाहिए ना कैदी को, या नेगेटिव जाना चाहिए? ये जाहिर सी बात है, ही हैज़ बीन अ हार्ट पेशेंट, फैमिली का ज़्यादा कंसर्न होता है, फैमिली चाहती है कि जी इलाज हो विद इन द रूल्स। बाय द वे मैं तो बिल्कुल भी नहीं ये कहूँगा कि जी उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ बनना चाहिए, जो रूल्स हैं जो अलाउ करते हैं। लेकिन हमेशा ये होता है, हमेशा से पाकिस्तान में कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी वो प्रिजनर जो है वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या जो भी उसको मिलती है बेस्ड ऑन उसकी जो बैकग्राउंड होता है। सो 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हैं और 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, तो उस हवाले से जो भी विद इन द रूल्स है। और महमूद रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हुकूमत जाहिर सी बात है रुकावट नहीं बनेगी और बनना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है, इस वजह से कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और लोग उनके ज़ाहिर है चाहने वाले। महमूद रशीद साहब, एक तो ज़रा ये बता दें, इससे पहले हम बात कर रहे थे जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं वो कुछ सख्तियाँ जो जेल में हैं नवाज शरीफ साहब के साथ वो गिनवा रहे थे। क्या उस्मान बुज़दार साहब वाकई इस तबीयत के मालिक हैं, वो इतने सख्त हैं? और दूसरा, ये जो काबीना इजलास के फैसले हैं 1862 या 60 का गालिबन ये पुलिस एक्ट है, इसको बदलना कितना बड़ा चैलेंज होगा आपकी जमात के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे हंसी आ रही थी आपकी बात पे कि उस्मान बुज़दार साहब का नवाज शरीफ की जेल में मामलात से क्या ताल्लुक है। देखें, वो जेल गए, जेल के जो मामूलात हैं, कवायद व ज़वाबत हैं, उसके मुताबिक उन्हें वहाँ जेल में रखा गया है। आपको अगर कोई शिकायत है, मियाँ साहब को है, आपको है, आप उसके बारे में जो भी आपका एप्लेंट यहाँ फॉर्म है वहाँ पे चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं, जो होम सेक्रेटरी है उसको कह दें, आईजी जेल खाना जात को कह दें, आप कंप्लेंट दें, हम उसको इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं कि क्या सख्तियाँ और बेजा तौर पे क्यों तंग किया जा रहा है।
ये कहना कि उस्मान बुज़दार जो है ना वो इतने सख्त है, मेरा ख्याल है ये मुनासिब अंदाज नहीं है, और ना उनका कोई बराह रास्त इस सारे मामले से कोई ताल्लुक है। मैंने आपको पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि कोई नाजायज़ बात जो खिलाफ कानून हो, खिलाफ कवायद हो, और डेलिब्रेटली मियाँ साहब को टीज़ करने के लिए, तंग करने के लिए किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना उन्हें नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जा रहा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई शिकायत है तो आप वो बताएं हमें। मैं फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब के बिहाफ पे आपको कह रहा हूँ कि इसको हम रिविजिट करते हैं, चेक करते हैं, अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो उन मसाइल को हम हल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शिकायत मुझे नहीं है या हमें नहीं है, बल्कि ज़ुबैर साहब ने ये शिकवा निज़ामी साहब ये किया था, और हमने आपके सामने ये रखा था। इस वक्त जो सूबे का इंतज़ाम है, जो इस वक्त सूबे के पैटर्न इन चीफ हैं, वो वज़ीर आला साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। खैर, साने साहिवाल का निज़ामी साहब तज़किरा करेंगे। आज की भी कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी इससे मुतालिक IG साहब पेश हुए हैं और 30 दिन की मोहलत उन्होंने मांगी है। फिर इसके अलावा निज़ामी साहब, ये जब हम सारा सिलसिला देखते हैं। जी ज़ुबैर साहब, आप किस तरह देखते हैं इसको? ये एक तरफ कह रहे हैं हम पुलिस की इस्लाहत लाएंगे, दूसरी तरफ हाल ये है कि ये जो कुछ साहिवाल में हुआ है, इसकी में तो लगता है कि पुलिस जो है वो बिल्कुल ही उसको ब्लैंकेट इजाज़त है कि वो जो मर्ज़ी करे और जिस तरह करे, और शहरियों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पैदा होता है इससे। देखिए, मेरा ख्याल है निज़ामी साहब, ये तो एक केस ऐसा है जिसको लेके मेरा ख्याल है आप हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी और तमाम पाकिस्तानीज़ के लिए एक ऐसी चीज़ है जिसको एक चीज़ हुई है, तकरीबन हर चीज़ गलत हुई है, उसको एग्जाम्पल बना के फ्यूचर के लिए आप को जो भी इस्लाहात या इम्प्रूवमेंट्स लानी है वो आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ तो मेरा ये है कंसर्न कि ख़ुद लॉ मिनिस्टर ने ये कहा, पंजाब के लॉ मिनिस्टर ने, कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। अब अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा भी डिमांड कर दिया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम हर एक को तनकीद बनाने का इख्तियार रखते हैं, वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला और लॉ मिनिस्टर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो कौन सी इंटेलिजेंस सर्विसेज थी जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी? तो इसमें कोई भी सेक्रेट कोई भी नहीं होना चाहिए और अवाम के सामने आना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि एक जगह आप आके रुक जाएं और कहें कि जी अब वज़ीर आज़म को तो कटहरे में लाने के लिए हम सब तैयार होते हैं, लेकिन एक जगह आके सब रुक जाएं और कहें कि जी अब कोई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो इन कैमरा होगी और उसकी इंफॉर्मेशन भी इन कैमरा दी जाएगी। क्यों नहीं पता होना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को कि अगर रॉन्ग इंटेलिजेंस थी और जिम्मेदार थे कोई भी थे वो, तो उनको क्यों नहीं सज़ा होनी चाहिए? 16 आपने CTD के लोगों को तो अंदर बंद कर दिया, उन सब ने तो गोली नहीं चलाई थी, SP भी हैं उसके अंदर और पता नहीं कौन कौन है। एक तो ये, दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कल सुना है कि वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग हुई है PTI की, उसमें बड़ा इमरान खान ने भी कंसर्न शो किया है कि जी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, अब स्टेटमेंट्स ने सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया, क्योंकि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ एक था और वफाक का मौक़िफ़ एक था। वफाक जिसमें वज़ीर आज़म और सदर शामिल हैं उनको शहीद कह रहे थे और सूबाई हुकूमत वाले उनको दहशतगर्द कह रहे थे। तो इतना बुनियादी एक गैप था दोनों हुकूमतों में, और इससे PTI को थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए कि जी जो भी बोले एक तो कम बोलना चाहिए। अभी भी ये नाराज़ हो गए थे महमूद रशीद भाई, जाहिर सी बात है वो वज़ीर आला हैं और उनके अंडर आता है, तो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त भी करना चाहिए। जी हाँ जी, तो मैं ये कहता हूं कि ये एक क्रिटिसिज्म जो बर्दाश्त करने की आपने बात की ना, ये तो हमारी पोजीशन शुरू दिन से है। हाँ, लेकिन वो ये तो नहीं हो सकता कि हमने पहले, खुर्शीद शाह ने इस मामले में, नई मुल्क ने बड़ा सख्त ट्वीट किया, जो आप बात कर रहे हैं ना कि तोलते नहीं बोलने से पहले, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का जो रवैया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत था, जो उनका रवैया, बल्कि पैथेटिक बिहेवियर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हाउ डेयर ही नाराज होकर बोले। और ये भी फरमाया कि देखे ना इनकी जो ये जो है ना प्रोडक्शन ऑर्डर ये वापस ले लें, ये रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ हैं। तो इसमें मेरा तो ख्याल है कि
नईमुल हक साहब खासे अपने उससे तजावज़ किया है जो कि अखलाकियात के ज़ुमरे में आती बात। देखें, एक चीज़ जो पीटीआई को सबसे ज़्यादा समझना चाहिए, सबके सामने रिकॉर्ड भी है, वीडियो रिकॉर्ड भी है, पिछले 5 साल जब पीएमएलएन की हुकूमत थी उसमें क्या चीज़ थी जो नहीं कही जाती थी। क्रिटिसिज्म तो एक चीज़ है, क्रिटिसिज्म के अलावा इवन अभी हम बात कर रहे थे ऑपरेशन की और हार्ट ऑपरेशन की, मियां नवाज शरीफ की, पीटीआई के लीडर्स क्या कहते थे, उस पर भी कहते थे कि जी कुछ नहीं हो रहा। जब ये कुलसूम नवाज वहाँ उसमें थी, इलाज हो रहा था और डेथ बेड पर थी, उस वक्त क्या कहा जाता था? कौन सा चीज थी जिसको इल्जाम नहीं लगाया जाता था? झूठ और फ्रेब और हर चीज का कहा जाता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वो असेंबली में आए हैं, असेंबली में कब पाकिस्तान में शोर शराबा नहीं हुआ? फाइनेंस मिनिस्टर की आवाज बिल्कुल आराम से आ रही थी, आपने भी सुनी होगी, सबने सुनी थी, कोई उनको घेरा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम जो एक्शन थे वो सही थे ऑपोजिशन की तरफ से, बट अगर आप इन द कॉन्टेक्स्ट लें तो उसका रिएक्शन जो किया और उस पर वो आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं कि जी आपको हम जेल में भेज देंगे। जुबैर साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इन्हीं मामलात पे बात करेंगे, सियासी रवैये और फिर उसके साथ साथ ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है इसका मुस्तकबिल क्या है, ये कब तक इस तरह चलता रहेगा, कुछ साने साहिवाल से मुतालिक भी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, मिनी बजट की हम बात कर रहे हैं और अच्छा, बहुत से जो सनती हलके हैं वो इस बजट को सराह भी रहे हैं, रिफॉर्म्स की जो जी हाँ, नहीं उसमें उनको तो रिलीफ मिला ना। अच्छा जुबैर साहब, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था कि ये जो ऑफशोर कंपनीज के या डिक्लेयर ना करना या एसेट डिक्लेयर ना करने पे अब जुर्माने को उसकी एक हद मुतय्यन कर दी गई कि वो जो एफबीआर जुर्माना करेगा उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप किस तरह देखते हैं इस क्लॉज को? अब ये लेके आ रहे हैं जुल्फी बुखारी के लिए, ये स्पेसिफिक है लॉ जुल्फी बुखारी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बात ये है कि जो पहले ऑफशोर अब जो रूल आ गया है उसमें उसका बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है। वो ये है कि आपको डिक्लेयर तो करना होता है, ये तो पहले भी रूल था कि आपकी अगर ऑफशोर कंपनियां आपको डिक्लेयर करना होता है, जो इमरान खान ने तकरीबन 20 साल तक नहीं किया था, 83 से लेके 2000 तक। तो अगर आप नहीं डिक्लेयर करते हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप अगर पकड़े जाते हैं तो एफबीआर आपको एक वो जो कैलकुलेशन करके आप पर एक टैक्स लगा देगा, जो कि वो इन एनी केस लगाना था उसने अगर आप डिक्लेयर करते। लेकिन कोई ह्यूमिलेशन नहीं होगी, कोई नैब नहीं बीच में घुस सकता, कोई कोर्ट नहीं बीच में आ सकता। एफबीआर जाने और आप जाने, तो वो जो एक जो कदगन और जो ह्यूमिलेशन जो पीएमएलएन के लिए रिजर्व थी उससे बचा के जुल्फी बुखारी को आराम से लेके चले जाएंगे। और इसी तरह से हलीमा खान का भी वो न्यूयॉर्क का निकला है, वो भी एक ऑफशोर कंपनी का है। तो वो इसलिए हम समझते हैं कि इसको इन्होंने सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जो जुल्फी बुखारी, आपको पता है कितने अजीज़ हैं इमरान खान को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया है। जुबैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये भी देखें कि वो बड़े मासूमियत से, बड़ी खामोशी से इतनी देर की स्पीच की फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र नहीं किया उसका नहीं रैशनल बयान किया कि वो क्यों लेके आ रहे हैं, क्या जरूरत है, व्हाट हैज प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई कि इसमें ये। जुबैर साहब, आप असद उमर साहब से पूछ लीजिएगा जब कराची आएंगे उनके कान में कि क्या मामला है। तो लेकिन इसमें क्या आपको इतराज़ है? इसमें बड़े और भी गरीबों का भला हो जाएगा जो डिक्लेयर नहीं किया जिन्होंने। अब वो गरीब तो नहीं होगा कोई ऑफशोर कंपनी वाला, लेकिन मुझे नहीं पता और कौन है जिसको। ठीक, जुबैर साहब, वैसे आपके लिए पूछना कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मोहम्मद जुबैर साहब, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। असद उमर साहब से आपके ना घर की बात है, क्या मसला है? निज़ामी साहब, ये तो सारी हो गई बातें, बजट को हमने कुछ डिस्कस किया, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है जो किसान हैं उनकी जानिब से खासा रद्द-ए-अमल आ रहा है। कल असद उमर साहब ने बारहा एक बात की कि 22% जो ज़रई कर्ज़े पिछले 6 महीनों में उसमें इजाफा हुआ है,
लेकिन जो किसानों के मसाइल हैं वो भी कुछ बढ़ ही गए हैं। हमने देखा कि वो एहतजाज भी कर रहे हैं। इस बजट में किसानों के लिए आपको कुछ रिलीफ नजर उसकी वजह यह है कि इस वक्त एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में एक स्लम्प आया हुआ है। आपको याद है कि आलू काश्तकारों ने अगले दिन माल रोड बंद किया हुआ था, सब्जियों की कीमतें बिल्कुल गिर गई हैं, अजनास की बैन अवी कीमतें गिर गई हुई हैं, एक रिसेशन आ रही है दुनिया में। और पाकिस्तान में एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो इनपुट्स हैं, खाद हो गई, बिजली हो गई, गैस हो गई, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो किसानों का तो पतला हाल है। और एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है हमारी इकॉनमी की बैकबोन है। तो इसलिए ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। ये मज़ीद तशवीश का बायस है। अब तो मुझे डर लगता है कुछ कहते हुए कि कहेंगे जी ये मीडिया को कोई अच्छा नज़र नहीं आता। मीडिया का प्रॉब्लम ये, या ये देखें ना, उन्होंने कल जब 5% न्यूज़ प्रिंट की ड्यूटी का भी ऐलान किया तो साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि ये मीडिया वाले जो हैं ये हैं हमारे तो ख़िलाफ़ हैं। और भाई इनके ख़िलाफ़ कौन है? इन्होंने जब धरना किया तो कौन इनकी खबरें लाइव दिखाता था? इमरान खान को अल्ताफ़ हुसैन की तरफ लाइव दिखाते आ रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब हुकूमत में आएंगे, असल में अपोजिशन में सब हरा नज़र आता है, और जब आते हैं हुकूमत में तो उनको लगता है कि यार ये मीडिया ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जो मीडिया का कलीदी किरदार रहा, जी बिल्कुल कलीदी किरदार रहा, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इस वक्त वो नहीं है जो असद उमर साहब बयान कर रहे हैं कि सब अच्छा है, वी आर आउट ऑफ द क्राइसिस, लोगों को कह रहे हैं कि 7% ग्रोथ रेट हो जाएगा। ये सब कुछ पिछली हुकूमत का पैदा करता था, हमने सब ठीक कर लिया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भाई किस तरह ठीक होगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट आप 5-7 मुल्कों से कर्जे ले आए तो वो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह, ये वापस भी तो करने ना। जब ख़ासतौर पे तो शॉर्ट टर्म लोन है, दे आर नॉट इवन स्ट्रक्चर्ड लोन दूसरा जी। और अब IMF पे जाने का भी अंदिया दिया गया। और जब IMF में हम जाएंगे तो महंगाई की एक और जो टैक्सों की एक और लहर आएगी। जैसे ये ज़ुबैर साहब ने कहा कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, आप नोट छाप के कब तक पुल चलाएंगे? खैर ये सब अच्छी। एक और बात बता दें, कल के बजट के बाद कुछ समत का तयन हुआ है, कुछ डायरेक्शन नज़र आ रही है? समत यह है कि जो कि पॉजिटिव है वैसे जी, वो ये है कि पहली दफ़ा हुकूमत की तरफ से ये मैसेज गया है बिजनेस कम्युनिटी को कि हम आपके मसले जो हैं वो हल करना चाहते हैं। रिफॉर्म्स जो कह रहे थे उस नज़र आई हैं। इकॉनमी रिफॉर्म तो इतनी नहीं रही, लेकिन इकॉनमी को रिवाइव करने की ये एक अच्छी कोशिश है। और ये बजट जो है, बजट को तो मैं कहूँगा नहीं इसको, जैसे बजट में एक तरफ आप रिलीफ देते हैं, दूसरी तरफ टैक्स का भी कोई जिक्र करते हैं, रेवेन्यू रेजिंग का भी, वो तो इसमें है नहीं। टैक्स का जिक्र नहीं था उनकी, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो है ये इट्स अ मिक्स बैग। लेकिन ये कहना लोगों को कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स, ये बहुत शायद वो पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं मार्केट्स को। IMF के बारे भी उन्होंने कह दिया कि जी हम जाएंगे अब। तो ये आइंदा जो डोज आने वाले हैं ये बड़े सख्त होंगे। अच्छा निज़ामी साहब, ज़रा नईमुल हक साहब ने जो ट्वीट किया है उस पर, और जो प्रोडक्शन ऑर्डर शहबाज शरीफ साहब का है उसको वो सस्पेंड करने की बात की है, उन्होंने वापस लेने की बात की है, ये रवैया क्यों है? अगर अच्छा इसमें एक और इजाफा कर लें, आज शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त ज़मानत जो है जी वो हाई कोर्ट में, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी। और वो तारीख भी मुतय्यन कर दी गई है कि जब वो सुनी जाएगी जी। तो ये बड़ा नैब के लिए, यानी नैब की जो है ना दोहरे मयार वो नज़र आते हैं इन चीज़ों से जी। कि मसलन ये है कि अब शहबाज शरीफ को जबकि वो पेश हो रहे हैं कि फ्लाइट रिस्क नहीं है, आपने उनको वो भी कर दिया है, चार्ज भी कर दिया, तो उनको क्यों खामखा जेल में रखा हुआ है? बजाय ये कहने के कि उनको प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख किए जाए, ये कहना चाहिए कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं उनकी ज़मानत अगर हो जाए, वो मतलूब है नैब को। और नैब के पास फिर आखिर मियाँ नवाज शरीफ एज अ फ्री मैन सैकड़ों पेशियों पे जाते रहे, खुद पेश होते रहे। लेकिन मैं सवाल आपसे ये कर रहा था कि ये रवैया क्यों है एक ऐसे अहम शख्सियत की जानिब से जो प्राइम मिनिस्टर के मुआविन हैं और उसके बाद वो की पोस्ट पे हैं, इक़्तिदार में हैं, और इतने सख्त मतलब इतना गमो गुस्से का इजहार उन्होंने किया एक टॉन्ट पे जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। देखिए ना, नईमुल हक साहब जो हैं एक गैर सियासी सोच रखते हैं, और ये बयान जो है उनके गैर सियासी सोच की और एरोगेंस जो है उसकी गमाजी करता है। अच्छा लास्ट निज़ामी साहब ये कमेंट कर दें साने साहिवाल को लेके,
जो इन कैमरा सेशन हुआ आज पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस पर जो है वो नहीं, आज भी एक सेशन जो पंजाब हुकूमत की जानिब से हुआ। अच्छा, पंजाब हुकूमत की, कल पंजाब हुकूमत की जानिब से जी, कल मीडिया के साथ हुआ था। उस पर भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया है। जो जुडिशल कमीशन अगर बन जाता है, इनको बनाना चाहिए, क्योंकि जब साना मॉडल टाउन था तो जुडिशल कमीशन शहबाज शरीफ साहब ने बना दिया था फौरन। नजफी रिपोर्ट, ये अलग बात है कि उसकी रिपोर्ट सप्रेस किए रखी जी, वो एक अलग दास्तान है। ठीक, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।